ये टूटेगा ना। अब इस कॉन्सेप्ट को एक साइड रहने देते हैं और बात को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रॉकेट से रिलेटेड, चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू 4000 kg। इनिशियल वेलोसिटी of rocket is equals to 1 किलोमीटर पर सेकेंड। उसका जो गैस जल रहा होगा वो गैस जलता है dm/dt कहलाता है। गैस जो उसका जल रहा होता है या ऑयल जो जल रहा होता है, उसका फ्यूल जो जल रहा होता है, फ्यूल डिस्चार्ज रेट इसको बोलते हैं। फ्यूल या इसको बोलते हैं फ्यूल बर्निंग रेट इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है 200 kg पर सेकेंड। आपसे और क्या दिया हुआ रहेगा? और तो कुछ नहीं। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। Initial acceleration of rocket is equals to what? Acceleration of rocket at 10 seconds is equals to what? कोई परेशानी? दिख गया क्वेश्चन? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए चलो कॉन्सेप्ट सुनो। इधर आपके पास एक रॉकेट, रॉकेट का इनिशियल मास बोलो 4000 kg। ये रॉकेट को नीचे खींचेगा m/g से, यानी आपका 4000 इंटू अर्थ की बात हो रही है तो कितना लेना है? 10। अच्छा, इसके पास एक फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा जो F इज इक्वल टू ma से ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती बात कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। ये वाला मास कौन सा? ये मास यानी 4000 वाला, इसको कैपिटल M ले लेते हैं, m/a से, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाला मास के साथ साथ आप थोड़ा सा सोचिए कि इसका गैस बर्न कर रहा है। लगातार जब गैस बर्न करेगा तो कुछ फोर्स उसकी वजह से डिक्रीज करना पड़ेगा लगातार। बोलो हाँ या ना? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो हम एफ नेट का वैल्यू निकाल रहे हैं। एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg नीचे की ओर और ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। वेलोसिटी आपका इनिशियल वेलोसिटी है v dm/dt माइनस mg। बोलो हाँ कि ना? ये एफ नेट क्या हो जाएगा आपका? m/a v dm/dt माइनस mg। यहाँ से आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू v dm/dt माइनस mg बाय मास ऑफ रॉकेट। ये ना होगा जी? यही चलेगा ना? अब आपको इनिशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले पर पुट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। देखते हैं a इज इक्वल टू क्या बोलने वाले हैं अपन? निकालने वाले हैं a का वैल्यू। a इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना दे रखा है? वेलोसिटी आपका, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब 1000 इंटू dm/dt का वैल्यू कितना दे रखा है? 200। कोई परेशानी? माइनस आपका कितना हो जाएगा? 4000 और गुना 10 बाय m का वैल्यू कितना है आपका? 4000। 2000 कहाँ से? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस
4 देके 1 2 3 4 बाय 4000 कैलकुलेट कीजिए, आपका कितना आंसर आएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 6 1 1 2 3 4 सही है, बाय 4000 3 0 3 0 4 एकम 4 4 चुके 16 0 40 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियल एक्सेलरेशन होगा जब वो रॉकेट शुरू हुआ होगा, पर 10 सेकंड के बाद उस रॉकेट का मास 4000 केजी नहीं बचेगा। 10 सेकंड बाद उस रॉकेट का मास 4000 केजी क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसका 4000 केजी जो है वो रॉकेट का मास नहीं है, उसके अंदर जो फ्यूल है उसका भी मास उसमें इंक्लूडेड है। अगर वो 10 सेकंड चल गया है तो 10 सेकंड में उसका कुछ ना कुछ फ्यूल कंज्यूम्ड हो चुका होगा। अब जो फ्यूल कंज्यूम्ड हुआ होगा उस फ्यूल को आप क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर फ्यूल कंज्यूम्ड हुआ और उसको माइनस किए तो हमारा नया वाला मास एट टाइम टी पर कितना होगा देखते हैं। 4000 शुरू में उसका मास था, माइनस किस रेट से फ्यूल जा रहा है आपका? 200 केजी पर सेकेंड। 200 केजी पर सेकेंड से जा रहा है तो 200 कितना बार चला है वो? 10 सेकेंड तक। तो हमारा 2000 तो इसी में चला गया, बचा कितना? 2000 बचा ना जी। अब ये 2000 एम पर काम करेंगे, एम टी इज इक्वल टू आपको 2000 मिला। और अब हमको एक्सेलरेशन एट टाइम टी चाहिए, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी डी एम बाई डी टी माइनस एम टाइम टी पर जी लगेगा, अब बाय एम टाइम टी पर लगेगा। बोलो हाँ कि ना? सही बोल रहे कि गलत? एम टाइम टी पर लगेगा। v का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ? 1000। और डी एम बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है? 200। एम टी टाइम का कितना दे रखा है? 2000। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। डिवाइड में कितना जाएगा? 2000। काम खत्म। बोलो चमका कि नहीं चमका? बात समझ में आई क्या बोले हम? कैसे इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं? ठीक। अभी भी बात न्यूटन सेकेंड लॉ पर ही चल रहा है। तीनों फैन चला के कोई खास फायदा नहीं है, एक को बंद कर दो और एसी ऑन रखो, उधर वाले को बंद करो, हनी के पीछे जो है वहां से। हाँ, ऊपर से गर्म हवा जो है ना वो नीचे की तरफ ही आ रहा हो। अब देख के कैलकुलेशन करोगे तो मार्गो करेंगे हम। एक कॉन्सेप्ट होता है, लिखते जाइए, एक कॉन्सेप्ट ना होता है बलून वाला, हॉट एयर बलून वाला, वो भी क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट कभी गोवा वाला सीन देखे हैं मूवी वगैरह में? जाके तो नहीं देखे होंगे अभी, है ना? हाँ, बलून जो, हाँ हाँ, उसको हॉट एयर बलून कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बलून जो आप लोग देखे होंगे, उसको हम अगर ऐसे छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाने लगता है, जबकि ईंट को जब हम छोड़ते हैं या स्टोन पत्थर वगैरह को तो वो नीचे जाने लगता है। क्या बेसिक रीजन है? हाँ, वेरी गुड, डेंसिटी के कारण। जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, है ना, नासरीन नाम है ना, जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा फरत, वो उतना ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा। हम लोग लिक्विड में भी देखते हैं,
वाटर और ऑयल में वाटर का डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑयल का ज़्यादा होता है, तो वाटर कहाँ रहता है? नीचे। तेलवा कहाँ रहता है? ऊपर। अच्छी बात है। आप पानी में पत्थर को डालेंगे तो पत्थर कहाँ जाएगा? अच्छा, कॉर्क को डालेंगे तब ऊपर। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एयर का एज कंपेयर टू इन्वायरमेंटल एयर वो कम होता है, तो हाइड्रोजन कम होने के कारण वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और एयर का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो जो जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी हो गया वो ऊपर जाएगा। उसको ऊपर जाने में कौन हेल्प करता है? उसको अप थ्रस्ट हेल्प करता है। थ्रस्ट का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स, जो एकदम सीधा ऐसे लग रहा हो, ऐसा ऐसा वाला, ये वाला फोर्स क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। या ऐसा, या एकदम 90 डिग्री पर जो फोर्स रहता है उसे थ्रस्ट बोला जाता है। कोई दिक्कत है? तो अब थ्रस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो बलून को हेल्प करता है ऊपर जाने में वो जो एयर के द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा जो अपथ्रस्ट फोर्स जनरेट किया जाता है उसको वो ऊपर ले जाता है। हालांकि हाइड्रोजन बलून भी नीचे की तरफ जाना तो कुछ चाहता होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन बलून नीचे की तरफ जाना ही नहीं चाहे। ऐसा हो सकता है? मान लिया जाए ये आपके पास बलून है, इसको नीचे की तरफ mg खींच रहा है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ कौन लगा रहा है? अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। अपथ्रस्ट बड़ा होने के कारण ये हाइड्रोजन का बलून कहाँ जाने लगता है? ऊपर की तरफ। सौभाग्य से या फिर किस्मत कहिए, गोवा जाने का मौका मिला। हाँ, तो वहाँ पहले तो डर लग रहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। और मेरा एक आदत है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो हम फ़ोटो से बचते हैं, और वो अब पता चला कि ये आदत मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। नहीं तो जहाँ जहाँ का फ़ोटो है उस पर बहुत बवाल है कि आप पहले घूम लिए हैं तो अब कहाँ से घूमिएगा। समझ गए ना? तो हम वो फ़ोटो से, अच्छा है कि कई जगहों का फ़ोटो नहीं है, वो अच्छी बात है। कई जगहों का फ़ोटो लैपी में पड़ा हुआ है तो कभी कभी पुराने करतूत ऐसे क्लिक करने पर दिख जाने के बाद आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए अब हम और भी ज़्यादा बचते हैं। जैसे इधर हाल फिलहाल में जिलानी सर हमको भेजे थे सिकोहाबाद, तो हम आगरा चल गए, लेकिन कहीं से कोई फ़ोटो नहीं ली। हम किसी तरफ से एक फ़ोटो नहीं ली। मेरा पूरा गैंग जितना ग्रुप गया था सब लिया। बोले भैया नहीं, फ़ोटो में नहीं, हम बचते रहे। हम कोशिश किए कि ये फ़ोटो डालने के बाद, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो या तो इंस्टा पर पोस्ट हो जाएगा या FB पर, और सब लुक्कड़ सब पोस्ट करने के लिए तैयार रहता है। आपके घर जाने से पहले आपका घरवाला ये जान जाएगा कि आप कहाँ गए थे। समझ गए? तो इसलिए इस सब चीज़ से जितना बच सको बचो। और उसका बेनिफिट भी है। अब तुम लोग जाके बता नहीं देना घर में कि नहीं ऐसा ऐसा है कि आगरा जाया जा चुका है। तो हम वहाँ देखे, ये बलून का किस्सा सुना रहे थे। तो बलून में क्या केस होता है ना कि बलून कुछ ऐसे शेप का होता है। आपका ये बड़ा शेप आप मूवी में देखे होंगे, और यहाँ से एक 3-4 मोटा मोटा रोप निकला होता है, और रोप में एगो डलिया सेब का रखा रहता है, और उस सेब के डलिया में आदमी सब, मान लो जैसे मुतल्लिब बैठा है या खड़ा है। तो इस वाले केस में फ़ोटो इसलिए कोई नहीं ले पाया क्योंकि मोबाइल ले जाना ही अलाउ नहीं था। तो हम लोग खुश हो गए, ये अच्छा है। हाँ, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। और लाइफ जैकेट पहनाया जाता है कि आप अगर, कुछ नहीं लगता हमको, आज तक इन सब चीज़ों पर किसी तरह नहीं लगा है। बस जब ऊपर जाने के बाद हम नीचे देखे कि नीचे समुद्र है, तो हमको ये डर नहीं लगा कि नीचे गिर जाएंगे। हमको डर बस ये लग रहा था कि हमको तैरने नहीं आता है। बाकी आप समझदार है ना? तो नीचे समुद्र था, चोट तो लगता नहीं, कम ही चोट लगता। तो इसको कैसे ऊपर उठाया जाता है वो कॉन्सेप्ट समझिए, मेरे बलून पर मत जाइए। इसमें बहुत सारा गैस भरा रहता है। इसको गर्म करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम की ज़्यादा? हाँ, अगर उसको हम हीट करेंगे तो डेंसिटी उसका क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और जब वो डिक्रीज करेगा तो नीचे जो इन्वायरमेंटल एयर है इसको क्या लगाना शुरू करेगा? अब थ्रस्ट लगाना शुरू करेगा।
और ये अपथ्रस्ट के कारण क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हम ठहरे तभी मैकेनिकल इंजीनियर, तो हम लोग सब पूरा ग्रुप ये दिमाग लगाने लगे कि साला ये जाता कैसे है रे। तब पता चला कि अगर एक बार डेंसिटी इसका कम कर दिए तो फिर डेंसिटी कंट्रोल कैसे होता है भाई। ये भी तो लॉजिकल बात है कि आप इसका डेंसिटी शुरू में उड़ने के लिए कर दिए, इसको वापस कहाँ आना है, नीचे, तो वो कम कैसे होगा। या उससे हम पूछे जो चलाने वाले थे, उसको फिजिक्स नहीं आता था, पर वो बातों को तो समझ सकते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं। आप साइंटिफिक मूवीज़ हॉलीवुड में होते हैं, वो सब देखिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। हम लोग क्या है कि यहाँ भोजपुरी और साउथ और बॉलीवुड से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ग्रेविटी एक मूवी है, आप देखिए कभी अगर टाइम मिले, जब नीट निकल जाए तब, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बच्चा सीरियस ले लेता है पहले फिजिक्स छोड़ के ग्रेविटी, तो वो नहीं करना है। इसमें यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ होता है, जैसे हम लोग एक्सेलरेटर ज़्यादा करेंगे तो फ्यूल जलना ज़्यादा हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर नोजल सिस्टम होता है। पहले पूरा नोजल ओपन किया जाता है, आग तेज़ी से जल रहा होता है, हीट ज़्यादा मिल रहा होता है, डेंसिटी कम होते जाता है, रैपिडली कम होता है, आप ऊपर जाने लगते हैं। एक हाइट पर जाने के बाद वो नोजल को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, स्टेबल होता है और कम करते हैं। हम बोले भैया अगर गलती से उठो, फिर हम लोग बोला नहीं चिंता नहीं करना है, इसीलिए तो लाइफ जैकेट पहनाए हैं। लाइफ जैकेट खुदे अपना लाइफ खोज रहा है भाई, ये फटा हुआ है, इसको पहना के तुम उतार भी रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। तो बोला नहीं भैया ये हम लोगों का डेली का काम है, आप टेंशन ना लें। उसके बाद वो बेसिकली किस पे हम बोले अपथ्रस्ट के कारण काम कर रहा होता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अपथ्रस्ट यानी एक तो हवा का झोंका जिस तरफ होगा ये बलून उसी तरफ जाएगा, और समुद्र के पास हवा का ज़्यादातर झोंका के केस में क्या होता है, समुद्र की ओर होता है। समझ आए मेरी बात। तो हम लोगों को धकेल के कहाँ ले गया, समुद्र पर। अब नीचे से लगा हुआ रहता है रास्ता झूला हुआ, अब उसको पकड़ के कोई आदमी अगर पुश करेगा तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन का काम करेगा और वो मूव करेगा। हमारे केस में ज़्यादा पुश नहीं हो पाया, तो हम एक बीच से शुरू हुए और दूसरे बीच पे जाके उतर गए। तो खैर वो कहानी नहीं सुनाना था। अब थ्रस्ट के कारण ये मूव करता है। जब आदमी नीचे हम लोग बैठे तो हमारे मास के कारण इसका टोटल mg नीचे की तरफ। अब क्वेश्चन पर आ जाओ धीरे धीरे। इसको F क्या लगा रहा है, अब थ्रस्ट, फिर भी ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी आपका F नेट वर्क कर रहा है। F नेट जो आप निकाल रहे हैं इसमें बड़ा कौन होगा, अब थ्रस्ट होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। तब जाकर के क्या हो रहा होगा, ये ऊपर मूव कर रहा होगा। ऊपर मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। अचानक एक आदमी नीचे गिर जाता है, क्या हो जाता है, अब इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। m मास डिक्रीज कर गया, नया वाला मास आ गया। नया मास आने के साथ अब ये डाउनवर्ड होने लगेगा। कंसीडर करो ये नीचे जाने लगा, अब कितना से, a एक्सेलरेशन से। इस केस में इसका मतलब क्या है, ये वाला ज़्यादा बड़ा हो गया, तब ना नीचे आ रहे हैं हम जी। कौन बड़ा हुआ होगा, ये बड़ा हुआ होगा। तो आपसे सवाल ये सिंपल पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हाँ उल्टा कर दिए, ये और तेज़ी से ऊपर जाने लगा, और तेज़ी से ऊपर जाने लगा, और तेज़ी से ऊपर जाने लगा। गलती हो गई, भारी मिस्टेक। और तेज़ी से ऊपर जाने लगा, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन। आपसे पूछेगा कि मान लो कोई एक आदमी और आकर के इसमें लटक गया, नहीं तो नीचे रास्ता है, रास्ता में उसको बांध दिए रस्सी में, रस्सी से वो लटक रहा है, तब वो डाउनवर्ड आएगा तो इसका मास ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ने से क्या होगा, तो एक दो क्वेश्चंस हैं और एक दो कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड देखते हैं। फॉर्मूला निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। एक बार फॉर्मूला निकल गया तो वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, मानते हो ना। तो हेडिंग डालो हॉट एयर बलून कॉन्सेप्ट। हॉट एयर बलून कॉन्सेप्ट, हॉट एयर बलून कॉन्सेप्ट, हॉट एयर बलून कॉन्सेप्ट। केस नंबर 1 क्या क्या पूछ सकता है।
एफ ऊपर की तरफ लग रहा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा, बनाते जाइए। सुनो कॉन्सेप्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिए। एक हॉट एयर बलून है जिसमें एम मास है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। हम कितना मास जोड़ें कि वो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आने लगे, ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या सवाल किया, समझ में आया? एक बलून है जिसमें पहले से एम मास रखा हुआ है, वो ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा था। अपन कितना मास उसमें ऐड कर दें कि सेम एक्सेलरेशन से वो क्या करने लगे, नीचे आने लगे, डाउनवर्ड की तरफ आने लगे। पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर आपका ये है। हम दोनों फिगर को कैलकुलेट करके बनाने जा रहे हैं बाय फिगर 1 या केस 1। ध्यान से सुनिए, एफ थ्रस्ट ज्यादा बड़ा होगा माइनस एम जी छोटा होगा, तब जाके इसमें क्या आया होगा, एम इंटू ए। अगर एफ थ्रस्ट की बात करें, अब की बात करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। फिगर 2 से हम देखते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी माइनस एफ अप इज इक्व टू एम प्लस एम और इंटू ए बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही बोलेगी गलत? टोटल न्यूटन सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है भैया, टोटली न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। पहले एफ अप बड़ा था इसीलिए ऊपर जा रहा था, अब ये वाला वेट ज्यादा बड़ा है इसीलिए ये नीचे आ रहा है। जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, हमको नेट एक्सेलरेशन के साथ वो मिल जाएगा एफ नेट। अब एफ अप के साथ इस वाले का कॉन्सेप्ट एम जी प्लस एम जी अब माइनस एम ए माइनस एम जी। बोलो हाँ या ना, एम ए प्लस एम ए। बोलो हाँ कि ना। ये वाला स्मॉल एम है, प्लस एम जी और माइनस एम जी, खत्म कहानी। ये वाला एम ए और ये वाला एम जी को एक तरफ ला लूं, कोई दिक्कत होगा? पल्ले पड़ रहा है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं एम जी प्लस माइनस एम ए करूं, स्मॉल एम है भैया, कई बार दिखता नहीं है, कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को एक साइड करना था क्या, एम कॉमन ले लूँ मैं? कहाँ गड़बड़ हुए, गलत। एम ए प्लस एम ए तो 2m आ गया, सही है। और यहाँ से स्मॉल m कॉमन ले लिया तो g माइनस ए आ गया। स्मॉल m का वैल्यू मुझसे पूछा गया है, स्मॉल m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टू एम इंटू ए बाय जी माइनस ए।
बोलो चमका हाँ या ना। अब हमको वो स्मॉल m जब भी फाइंड आउट करने बोलेगा हम आँख कान बंद करके ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमारा कैसे आया। फॉर्मूला तो हमको याद करना ही है, पर कैसे कहाँ से आया था ये पता होना चाहिए। बहुत टफ नहीं है, 2 बार ma/g - a। छापिए जल्दी, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना मुतल्लिब। हाँ बोलो, समझ में? हाँ, एक बात कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि भाई बलून एफ थ्रस्ट के कारण ऊपर जा रहा है, लेकिन रॉकेट एफ थ्रस्ट के कारण नहीं जाता है। रॉकेट किसके कारण जाता है? रॉकेट न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के कारण ऊपर जाता है। और रॉकेट एक्शन रिएक्शन के कारण ऊपर जाता है, इसीलिए जो है ना वो स्पेस में जा सकता है, हॉट एयर बलून स्पेस में, क्योंकि कुछ लेवल पर जाने के बाद वहाँ तो एयर खत्म हो जाएगा ना जी, और जब एयर खत्म हो जाएगा तो उसको अपथ्रस्ट देने वाला कोई होगा? एफ अपथ्रस्ट देने वाला ही नहीं होगा। इसीलिए बलून से हम जो है ना चांद पे नहीं जा सकते। अगर जा सकते तब तो हम डेली लेके जाते, एगो बलून खरीद लेते, शाम में जाते, सवेरे घूम के आ जाते, अब वहाँ बुढ़ियास बैठ कर लेते। इन एन पेन प्रकार का स्टिक कहाँ से आता है जी? सब ये देवता आदमी है, खाली मार पीट करते हैं मारने के लिए। नहीं, हम महात्मा गांधी को पढ़ के बड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना? ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन हम ही दें, आपको एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चन। कौन कौन सा चैप्टर है? 4 दिन में 14th को है पेन पेपर मोड टेस्ट। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है, और क्वेश्चन पेपर लाओगे उस बच्ची को फिर देना। अच्छा, यूनिट एंड मेजरमेंट, कैनामेटिक्स, ये एक जो है ना इसमें ये वाला जो वर्नियर कैपिलरी वाला दिया हुआ है ना एक्सपेरिमेंटल वाला, ये एक बार हमसे पढ़ लोगे अभी, इसके बाद ये लेक्चर के जस्ट बाद, अभी का लेक्चर जैसे ख़त्म होगा इसका 3 से 4 कब से केमिस्ट्री होने लगा? 3 से 4 तो वहीं पे बैठा के पढ़ा देता है। बहुत कसमकस में ज़िंदगी। अबे भाई फ्रिक्शन भी है, 4 दिन में हमको टाइम बढ़ाना है, संडे को ही टेस्ट है। हो गया सत्यानाश। जो स्पीड करो थोड़ा सा तो फ्रिक्शन पढ़ा देते हैं। कुछ छूटा उटा नहीं, पूरा ही करके जाना है इस बार, कोई छूटा का चांस नहीं है। हाँ, वो इसके बाद हो गया, तब और थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। केस को पलट दिया जाए, मान लो बलून है, गप्पा बंद, बलून है, बलून के पास ये पहले से m मास है, और m मास के कारण ये बलून नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से आ रहा था, जाना इसको ऊपर चाहिए था, पर ये नीचे आने लगा। अचानक याद आया कि मास ज़्यादा होने के कारण ऐसा घटना घट रहा है, तो क्या किया, मुतल्लिब को वहाँ से धकेल दिया गया, और मुतल्लिब को जब धकेला गया तो फाइनली मास m माइनस स्मॉल m हो गया। तब ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाने लगा, तो कितना मास वो ड्रॉप करे कि सेम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जाए, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें भी F थ्रस्ट लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। इसमें भी F अप लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर F अप छोटा हो जा रहा होगा और यहाँ F अप
बड़ा हो जा रहा होगा। ध्यान से देखते जाइए केस पर, आप गौर कीजिएगा। हम इसको mg नीचे की तरफ, तो ये बड़ा है तब तो ये नीचे आ रहा है, तो हमारा mg बड़ा है माइनस f अप वाला छोटा है। फाइनली हमको m इंटू ए मिल रहा है। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारा mg माइनस एम ए का वैल्यू आ जाएगा f अप के बराबर। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो न भाई, चमका? ठीक है, इस वाले केस को देखते हैं। हमारा f अप बड़ा है और क्या जाएगा माइनस m और इंटू जी कर लेंगे, आपके पास m माइनस एम इंटू ए मिलेगा। बोलो चमका? f अप के बदले हम यहाँ पर से रखेंगे mg माइनस एम ए और माइनस m, एक ही बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं, mg प्लस mg एम ए माइनस एम ए। ठीक है, कौन कौन कटेगा? mg वाला और mg वाला, माइनस एम ए उधर जाएगा प्लस एम ए, mg प्लस इधर से आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू ए, और इधर आ जाएगा 2m इंटू ए। इस तरह m का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2ma बाय जी प्लस ए। बोलो आया नहीं आया? सही आया गलत आया? कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखेंगे? अगर पहले डाउन जा रहा है सिंपल एम से, अगर वो डाउन जा रहा है तो नीचे प्लस, अगर अप जा रहा है तो नीचे। बात चमका? कोई दिक्कत है? अगर डाउन, गेट खुला हो रहा गया, अगर डाउन जा रहा है तो नीचे प्लस, अप जा रहा है तो नीचे। वेरी गुड, जल्दी छापो। तुमको रे तस्नीम, तहसीन, नाम भी खतरनाक, तुम भी भाई हॉलीवुड वाला नाम हो गया तुम्हारा। कुछ बच्चा तो हमको रहमानी सर बोल देता है, समझे में नहीं आता है। FBD है यार, उसके बाद फ्रिक्शन है जाके, अभी FBD है तब जाके फ्रिक्शन है। अरे होने का बहुत चीज़ हो जाएगा, लेकिन हम जान रहे हैं वो तो उड़ा के पढ़ा देंगे तो एक दिन में ख़त्म कर देंगे। हाँ, या एक काम करोगे, उस वाले बैच को बताएंगे ही नहीं कि तुमको बहुत पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तुम पीछे बैठ जाना, अब 5 से 6 में यही दो चीज़ पढ़ा देंगे। 11th का वो वाला बैच चल रहा है ना, रेगुलर बैच CBSE बोर्ड का, उसमें हाँ, उसी में ना और थोड़ा डेप्थ में कर देंगे और उसको टेढ़े नहीं चलने देंगे। फिर बाद में बोले अरे नहीं समझ में आया तो तुम क्या करोगे। हाँ, तुम लोग ध्यान नहीं देता है, ये वो एन पेन। अरे सच में बोर्ड वाले बच्चे को इतना नहीं पढ़ाने का होता है, रोने लगता है फिर वो। ये प्योर झाल मुड़ी वाला किस्सा है, कौन कितना झाल खाएगा तुमको पहले पता होना चाहिए। वाह, हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब नहीं है कुछ पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ किस पर काम करता है? एक्शन रिएक्शन पर। आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को पहले से जान रहे हैं कि भाई कोई भी बॉडी जब किसी दूसरे बॉडी पर एक्शन करेगा तो दूसरा बॉडी उस वाले बॉडी को रिएक्शन देगा। बोलो हाँ कि ना? ये मान लिया जाए आपका एक अर्थ का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर एक m मास का ब्लॉक आपने रखा है। जैसे ही आप m मास का ब्लॉक रखते हैं उसको अर्थ अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण उस पर एक्शन होता है। क्या होता है? और एक्शन को हम लोग वेट बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड mg, डेट इज इक्वल्स टू
mg। जैसे ही आप इस वाले सरफेस पर mg फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाला अर्थ का छोटा सा टुकड़ा इस वाले बॉडी को एक रिएक्शन फोर्स देगा, जिसका नाम अभी मान लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन है। क्यों, काहे, कैसे, बात का मसला है। यानी हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। दुनिया में कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सिंगल एग्जिस्ट करता हो। जितने भी फोर्स हैं वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि हमने मारूफ को थप्पड़ लगाया और मारूफ ने मुझे नहीं मारा, उसने मारा है। हम एक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा। एक एक्शन दूसरे रिएक्शन को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। हम एक्शन कर रहे हैं तब आप रिएक्शन मुझ पर कर रहे हैं, हमने एक्शन आप पर किया है। पेयर में एग्जिस्ट जरूर करता है, कोई टाइम का गैप भी नहीं लेता है। अगर आपने 10:13 पर 13 सेकेंड पर आपने एक्शन किया है तो 13 सेकेंड पर ही वो आपको रिएक्शन भी करेगा, कोई टाइम का गैपिंग नहीं होगा। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में बिना टाइम गैप के आप एक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, ये कंफर्म है। इक्वल अमाउंट में रिएक्शन करेगा। जितने मैग्नीट्यूड का आपने फोर्स लगाया है उतने ही मैग्नीट्यूड का वो भी फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया सेम टू सेम अपोजिट डायरेक्शन में वो आपको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। बात लॉजिकली समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं। तीसरी और आखिरी बात, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं एक्शन रिएक्शन के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी है। बिना कांटेक्ट के भी एक्शन और रिएक्शन पेयर जनरेट होता है। जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को इंट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था या अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा रहा था, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को क्या करता है, एक्शन या रिएक्शन फोर्स, सॉरी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है। क्या वहां दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में? ये भी कंपलसरी नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि आप बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे तभी वो एक्शन रिएक्शन करेगा। बिना कांटेक्ट के वो एक्शन रिएक्शन करता है, एक दूसरे को कट फोर्स को नहीं करता है। ये एक बॉडी दूसरे पर लग रहा है, दूसरा पहले पर लगा रहा है। अगर F12 पर लगा रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप तय मानिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, चमका या नहीं चमका। और मैग्नीट्यूड एक ऐसा दरिया है जो माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को भी प्लस बना देता है। यहाँ तक कोई बात परेशानी है समझने में? अगर नहीं परेशानी है तो लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि थ्योरी बातों में कभी कभी लोगों को ध्यान से हट जाता है, जिस थ्योरी को हम एक एक वर्ड्स आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। बाद में अपना, अबे क्या हो गया ये चचा, कोई जादू नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, बहुत सारी बातें इसमें हमारी छुपी हुई है। इम्पल्स वगैरह पढ़ लिए थे, बोलो हाँ। रॉकेट वाला पढ़ लिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ध्यान से। गौर से सुनो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल का मतलब किसमें? मैग्नीट्यूड में। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। F12 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू किसके? दो के कारण, वो किसके इक्वल होगा? 2 1 के इक्वल होगा। यानी आपने इसको लगाया तो ये भी किसको लगाएगा? इसको लगाएगा। बात पल्ले पड़ रही है? बोलो हाँ या ना। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। इसके बाद जो बातें उसने लिखी हैं उसको ध्यान से समझिए।
बोला इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। कभी भी नेचर में आप सिंगल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी आपको प्रोड्यूस करना हो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, ये मसला इसका है भाई साहब कि आप आराम से इस बात को समझिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ इसी के लिए आया हुआ था। हमने जब पहला दिन पढ़ा रहे होंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, तब हम बताए होंगे कि न्यूटन साहब इसलिए सेकेंड लॉ लाए क्योंकि उसने पहला स्टेटमेंट दिए हुए थे कि किसी भी बॉडी को अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या कर जाएगा, अपना इनर्शिया चेंज कर देगा। पर उससे पूछा गया कि दीवार पर आप फोर्स लगाइए और इनर्शिया चेंज कीजिए, तब वो बोले कि नहीं भाई हम जाते हैं इसके बारे में स्टडी करके आते हैं। तब पता चला कि दीवार को अगर आपको मोशन में लाना है, इसका इनर्शिया चेंज करना है, तो आपके हाथ के फोर्स से ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जेसीबी के फोर्स से ये मूव करेगा। उसी तरह हर मटेरियल का अपना स्ट्रेंथ पॉइंट होता है कि वो कितनी देर तक आप अपने हाथ से पतला सा स्टिक को ऐसे आराम से तोड़ सकते हैं। अगर हम चाहें तभी इसको तोड़ सकते हैं अपने हाथों से। आयरन का रॉड होता, तोड़ पाते नहीं, क्योंकि उस आयरन मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी है कि वो कैसा सॉलिड है और ये कैसा सॉलिड है। बात समझ रहे हैं मेरी? आप दीवार में लगाए, उसने उतना ही फोर्स लगाया जितना आपने उसको लगाया, पर उतने फोर्स में आपके हाथ को इंजर्ड कर सकता है, आप उसको इंजर्ड नहीं कर सकते हैं। जब हम फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तब हम ये बात पढ़ाए थे कि अगर बॉडी में आप कुछ ना कर सके तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर पाएंगे। बोले थे क्या ये बात? आपने किसी बॉडी को कुछ नहीं कर पाया तो क्या कर दिया, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस जनरेट कर दिया। कई फोर्सों का अपना अपना ताकत होता है। अभी इसके पानी के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स आपस में अच्छे से प्रेम से जुड़े हुए हैं, है ना। हम इसको कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, बस ऐसे सिर्फ टेढ़ा कर देंगे, पानी का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से निकल करके दूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी ये खुद के वेट से डिफॉर्म हो जा रहा है। लेकिन इस पेन को ऐसे गिराएंगे तो ये खुद के वेट से डिफॉर्म नहीं होगा। हर मटेरियल का अपना अपना प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत। दूसरी बात आप समझिए, अब आप बोलेगा कि हम किसी बाइक को धक्का लगाते हैं सर, बाइक आगे बढ़ जाता है, हम वहाँ के वहीं रुके रह जाते हैं, या सर अभी इस बोतल को हम ऐसे फोर्स लगाएंगे सर, बोतल आगे बढ़ जाएगा, आपका पैर वहीं रुका रह जाएगा, जबकि जितना आगे बोतल गया है उतना पैर आपका पीछे चला जाना चाहिए था। तो ये कॉन्सेप्ट आप जनरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 न्यूटन के फोर्स से हम अपनी बेटी को उठा सकते हैं, तुमको थोड़ी गोद ले सकते हैं जी, नहीं ना। तुमको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? हमको 50 न्यूटन चाहिए, कंसीडर करो। उसी तरह 10 न्यूटन के फोर्स से ये बोतल आगे जा सकता है। हमारा औकात 10 न्यूटन वाला थोड़ी है। हमको हिलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तुमको 200 न्यूटन। बोतल हमको कितना लगाया? 10 न्यूटन। क्या हम पीछे जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब लॉजिक समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है, मेरे मास के ज़्यादा होने से मुझे इनर्शिया, मेरा इनर्शिया भी ज़्यादा है, और मेरे इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए जो बोतल हमको नहीं दे रहा है। लॉजिक ठीक है? समझ में आया? कोई परेशानी? तो सिंगल फोर्स कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्शन रिएक्शन। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। कोई टाइम का गैपिंग भी नहीं होगा। सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द काउज एंड रिएक्शन इज इट्स इफेक्ट। आपके एक्शन के कारण ही उधर से आपको क्या मिला? रिएक्शन मिला है। एनी वन फोर्स कैन बी एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। इसका मतलब यह नहीं कि आपने जो फोर्स लगाया वही सिर्फ एक्शन होगा। आप उनमें से किसी एक को एक्शन कंसीडर कर सकते हैं तो दूसरा रिएक्शन कंसीडर हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स एदर रेस्ट और इन मोशन। किसी भी कंडीशन में आपका एप्लीकेबल है। कॉन्टैक्ट होना भी फिजिकल, विच आर नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरेक्शन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स। अर्थ जितना फोर्स से सन को खींच रहा है, सन भी उतना फोर्स से अर्थ को खींच रहा है। तीसरी बात, मून जितना फोर्स से अर्थ को खींच रहा है उतना से ही वो भी खींच रहा है। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे कि फरहत और अन्नू के बीच भी एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू मास, फरहत और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू मास।
ग्रेविटेशन क्या है? मास के कारण जनरेट हुआ फोर्स है। अर्थ को फरहत को अगर हम यहाँ पर छोड़ें तो अन्नू की तरफ नहीं जाकर के ये अर्थ की तरफ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ के पास ज़्यादा मास है, तो इन दोनों के बीच फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अन्नू। तो ये किसके प्रेम में जाएगी? अर्थ के प्रेम में, अन्नू के प्रेम में नहीं जा सकती है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन। आप रस्सी पुल्ली वाला टेंशन देखे होंगे, आप कभी पढ़े होंगे 11th में, तो वहाँ टेंशन वाला जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन भी आप कहाँ जनरेट होता है? जब आपका बॉडी, जैसे आप मोशन करते हैं, इस तरफ धक्का दिए फोर्स उस तरफ, तो उसका रिएक्शन किस तरफ? पीछे की तरफ। विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन इज का एक ओरिजिनल नाम है विस्कस फोर्स। कौन सा ओरिजिनल नाम? दो सॉलिड बॉडी के सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, और दो लिक्विड बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक्शन एंड रिएक्शंस नेवर कैंसिल ईच अदर, कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडी में वो एक्ट करता है। फर्स्ट लॉ, उसके बाद आप बात समझिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के क्या बेनिफिट्स हैं। आप अगर पैदल चल पा रहे हैं तो आप सही से देखिएगा, पैर का ये जो मोशन है, यहाँ वाला लास्ट वाला ये फिंगर का, आप अर्थ को ऐसे धक्का दिए, अर्थ को नीचे चले जाना चाहिए था, पर अर्थ उतना फोर्स तुम अर्थ को नहीं दे रहे हो कि वो नीचे चला जाएगा, तो आप किस तरफ जाएंगे? आगे की तरफ जाते हैं ना? अरे बोलो हाँ या ना। ओरिजिनल एग्जाम्पल देखना है कि सच में हम आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो आप मस्त फिसलन पट्टी वाला जगह पर जाइए, यानी आप यहीं पर सर्फ साबुन वगैरह से इस्तेमाल करके फिसलने वाला बना सकते हैं। आप थोड़ा सा फोर्स दे करके दौड़ने की कोशिश कीजिए, आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पूरा फीलिंग ब्लड के साथ आएगा, फिर पता चलेगा कैसे। स्विमिंग करते हैं हम, पानी को अपने हाथ से इस तरफ धक्का देते हैं। एक क्वेश्चन हमको कहीं मिला था कि मान लिया जाए आप बर्फ की एक बड़ी सी टुकड़ी पर खड़े हैं, बर्फ का टुकड़ा, और वो बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है और आप उसके ऊपर खड़े हैं, और आपको मोशन अगर उधर करना है तो क्या कीजिएगा? ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा जो आप उस तरफ जाएंगे? आप छींकिएगा भी ना तो आप उस तरफ जाइएगा करके छींकिए। आप मोशन किस तरफ लगाए? ऐसे करके लगाए, या अब थ्रस्ट एयर का फोर्स इस तरफ जाएगा, बर्फ आपका किस तरफ जाएगा? आगे की तरफ। समझ में आया? तो वो क्वेश्चन भी पूछ देता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, आप गन वगैरह का क्या होता है? आप इस तरफ ऐसे करते हैं, वो पीछे की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, रिकॉइलिंग के एक बात जान लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर सही से समझना है या सेकंड लॉ को, तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम को एप्लीकेबल करता है हमेशा, कोई भी फोर्स। मान लो बेटा ऐसा है कि आपके पास एक बंदूक है, अब बंदूक में गोली है, और आपने बंदूक की गोली को ऐसे छोड़ा, ये आगे की तरफ जाएगा, तुम्हारा बंदूक पीछे की तरफ आएगा। बंदूक गोली पूरा एक सिस्टम है। क्या तुमने बाहर से कोई फोर्स लगाया उसको? नहीं। बंदूक ने गोली पर लगाया, गोली ने बंदूक पर लगाया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना एक पूरा सिस्टम था, उसमें एक्सटर्नल फोर्स किसी ने नहीं लगाया। लगाया क्या? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसका टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो। अरे हाँ या ना? बात पल्ले पड़ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? टोटल मोमेंटम अगर जीरो हुआ, इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? जीरो। डेट मीन्स डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा P2। यानी सिस्टम का पहले और सिस्टम के बाद आपका कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं था, यानी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन थ्योरम को फॉलो कर रहा है वो। चलिए आगे देखते हैं। आपका रॉकेट जो ऊपर जा रहा है एक्शन रिएक्शन के कारण जा रहा है, बुलेट फायर कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन के कारण। कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट लॉ ये याद रखिएगा आप, देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल। अगर आपने कोई नेट फोर्स पार्टिकल पर नहीं दिया है, देन इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट ए सेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम कॉल्ड इनिशियल रेफरेंस फ्रेम। अगर आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है तो आप उसे इनिशियल कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जर्वर्ड फ्रॉम विच पार्टिकल मूव्स थ्रू चेंज इन वेलोसिटी, और आप उसको क्या दिखेगा? विदाउट चेंज एनी वेलोसिटी में दिखेगा। सेकेंड लॉ क्या है? dmv/dt, और ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
थर्ड लॉ, वेन एवर ए पार्टिकल एक्सर्ट ए फोर्स पार्टिकल भी, वही कहानी सेम है। हाँ, हम यही समझा रहे थे कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2, डेल्टा P1 बाय डेल्टा T, यहाँ भी डेल्टा T, इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल के केस में ये वाला कॉन्सेप्चुअली एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और